नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सोनम लबन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक चुनौतियों और केंद्र राज्य समन्वय को लेकर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रति विश्वास जताते हुए नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस अवसर पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित शाह 21 और 22 जनवरी को 2 दिन के लिए उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां इस अवसर पर वे गायत्री परिवार द्वारा आयोजित माता भगवती देवी शर्मा की शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अमित शाह हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां वे गीता भवन की कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और पतंजलि योगपीठ में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे और 22 जनवरी को वे शांति कुंज में कार्यक्रम में शामिल होंगे और अखंड ज्योति पत्रिका के शताब्दी वर्ष समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। नितिन नवीन को बीजेपी के नवनियुक्त 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अवसर पर उत्तराखंड में भी खुशी का माहौल है। प्रदेश की बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती आई है। उसी के आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली से नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश महामंत्री ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की युवा सोच और नेतृत्व के आधार पर अन्य राज्य जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां भी बीजेपी का परचम लहराएगी। के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। दूर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल गीता जैन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री और हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। हम लगातार लेक्चर लेते हैं और हम अपने पूरे कैंपस में रैगिंग मुक्त पोस्टर लगवा रखे हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन रैगिंग को कैसे रोकता है। दूर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पूर्णतया निषेध है। जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करी जाएंगी और आई एंश्योर यू दैट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर। रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत चौधरी एक बार फिर से विवादित सुर्खियों में है। भरत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वह उनके जूते की सुनेगा। वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने विधायक और सरकार को आड़े हाथे लेने का काम किया। कांग्रेसी प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि ये टिप्पणी उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। यह बयान दिखाता है कि कुछ नेता अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को शासन पर हावी होने दे रहे हैं, वहीं जिसमें राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है और जनता का विश्वास कम हो सकता है। नहीं, ये बात सही है। देखिए, ये भाजपा के विधायकों का सत्ता का अहंकार है
जो कह रहे हैं कि अगर अधिकारी उनके नहीं सुनेंगे तो जूते की नोक पे नहीं सुनेंगे, ये बिल्कुल सच है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को अपनी सरकार के सामने रखें, और प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर विधायकों के अधिकारी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे। अब अगर विधायक जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अधिकारियों को जो है जूते की नोक पर रखने की बात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के विधायकों के सिर, भाजपा के मंत्रियों के सिर, भाजपा के नेताओं के सिर किस तरीके से सत्ता का नशा चढ़ा हुआ। टनकपुर बनबसा में मांस और हेयर सैलून की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद किए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान न लिए जाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से टनकपुर और बनबसा में मांस की दुकान और हेयर सैलून को बंद कराए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने बीते 16 जनवरी को नगर पालिका अध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपी, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के ने नगर में घूमकर मंगलवार को खुली पाई गई मांस की दुकानों और हेयर सैलून की दुकानों और संचालकों से आग्रह करते हुए कहा कि मंगलवार के दिन पूर्ण रूप से दुकानें बंद किए जाने का निवेदन किया, जिससे हिंदू सनातनियों और श्रद्धालुओं की आस्था को चोट न पहुंचे और सभी के बीच भाईचारा बना रहे। तो अब सीधे कार्रवाई होगी और सीधे उग्र आंदोलन होगा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, और पूरा चंपावत आएगा। जरूरत पड़ेगी तो बाहर से ही बुलाएंगे, सब जगह से कार्यकर्ता हमारे आएंगे। हमने प्रशासन को, हमने एसडीएम साहब को, हमने चेयरमैन साहब को, सबको ज्ञापन दिया, प्यार से समझाने का प्रयास किया कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए मंगलवार को, क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध हमारा पूर्णगिरी माता का मंदिर है, श्रद्धालु यहाँ आते जाते रहते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद लड़के हमारे समझाने के लिए भी गए, प्यार से समझाने के लिए, आप दुकानें बंद कर दीजिए, आज मंगलवार है। हमने चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया था, उनको हमने कहा था कि मीट मांस की दुकानें जो है पूर्णतः रूप से आप बंद करा दीजिएगा। आज 20 तारीख हो गई है और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हमने यह ज्ञापन उनको दिया था, इस ज्ञापन की उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, और हम उनके पास गए भी थे तो उन्होंने ऊपर से उतर के नीचे नहीं आए हैं। तो हमें और हमारे कार्यकर्ता को सबको बहुत बुरा लगा है जिसे सुन के, तो हम आज सीएम कार्यालय में आए हैं और हमने हमारी मांग है सिर्फ मंगलवार के दिवस मीट मछली और सैलून की दुकान को पूर्णतः बंद किया जाए। जैसा कि हमारे द्वारा कई वर्षों से कह लीजिए आप, या कई महीनों से कह लीजिए, कई दिनों से कह लीजिए, रोज पर मंथ ज्ञापन दिया जा रहा है प्रशासन को। प्रशासन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। हिंदुओं को ठेस पहुंच रही है इस चीज से। मंगलवार को सैलून की दुकानें खोल ली है, मीट मांस की दुकानें खोल ली है, ज्यादातर मंगलवार को ही ये दुकान खोलने का काम करते हैं। और अगर इनसे कहो तो ये हमें उल्टा धमकी देते हैं कि अगर तुम्हारे बस की हो तो ये बंद करा दुकान। ये सब हमसे कितने हिंदू लोगों ने आगे कह दिया भाई से हमें धमकी देते हैं, इसलिए बजरंग दल अब मैदान में उतरा है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य अविक मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शिष्यों के साथ प्रशासन द्वारा दी गई अभद्रता के बाद हरिद्वार के साधु संत और पंडितों ने विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर एक दिवसीय धरना दिया गया। संतों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की, जब तक उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक हरिद्वार का साधु समाज चुप नहीं बैठेगा। हर की पौड़ी स्थित घंटाघर पर बड़ी संख्या में बैठे संत और पंडितों ने उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन से घोर विरोध करते हुए इस घटना की निंदा की है। कर्मचारियों के सम्मान में, संतों के सम्मान में, गुरुजनों के सम्मान में वजह कुछ नहीं है, वजह है धर्म की। अगर धर्म पर हिंदूवादी सरकार को ठाड़ करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, अतकुंभ हो, कोई भी पर्व का मेला हो, क्या कामण मेला हो, जब धर्म की यात्रा चलती है तो वो अपने स्वाभिमान से चलती है। ये सरकार और प्रशासन अधिकारी हमारे रूट तय नहीं करते। जब संत पहुंचते हैं मेले में तो अपना आह्वान करते हैं, और आदि गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक आपस सब में विद्वान है। हर की पैड़ी पर हमारे अधीर कौशिक के नेतृत्व में ब्राह्मण लोग उपस्थित हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जो वहां के जिला प्रशासन ने बदतमीजी की है वो वास्तव में घोर निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इन सबकी मांग है कि बिना विलंब करे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से उत्तर प्रदेश सरकार क्षमा याचना करे और वहां के जिला प्रशासन को तत्काल बर्खास्त करे।
2 दिन पहले प्रयागराज के प्रयागराज के मेले में एक जघन्य अपराध हुआ है। पूज्यपाद शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती जी के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। उनके पालकी को नीचे गिराया गया, उनके छत्र को नीचे गिराया गया, चमर को हटाया गया, साथ ही साथ उनके बटुक ब्रह्मचारियों को, उनके शिष्यों को शिखा और जनेऊ के साथ उनको घसीटा गया और ले जाया गया। और ये एक संत के साथ करना उचित नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महापुरुष से जाकर के क्षमा याचना मांगे और अपने तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को जिन्होंने ये अपराध किया है उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए। उत्तराखंड में ई डिटेक्शन प्रणाली लागू हो चुकी है, जिससे वाहनों की जांच टोल प्लाजा में लगे कैमरों और फास्ट टैग के माध्यम से की जा रही है। इस प्रणाली के तहत बिना वैध कागजों के वाहन संचालन करने वालों का चालान स्वतः ही कट रहा है। पहले चरण में परमिट, बीमा और फिटनेस पर चालान काटे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये प्रणाली भारत सरकार के वाहन पोर्टल से रियल टाइम में मिलान करती है और वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की वैधता की जांच करती है। यदि कोई दस्तावेज एक्सपायर्ड या अवैध पाया जाता है तो वाहन को डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित कर तुरंत ई चालान जारी किया जाता है। उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि यह प्रणाली 15 वर्ष से अधिक पुराने उन वाहनों को भी पहचान करेगी जिनका पंजीयन प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है और समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया है। हाँ, आपने बहुत सही चीज़ सुना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ई डिटेक्शन प्रणाली शुरू कर रहे हैं। ई डिटेक्शन प्रणाली होती है कि जो ऑटोमेटिक चालान करती है। अभी हम लोगों ने इसको टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए किया है। जिससे कोई भी गाड़ी जो टोल प्लाजा से गुजरती, हमारे यहाँ के टोल प्लाजाओं से गुजरती है, तो उसमें फास्ट टैग से हमें गाड़ी के नंबर मिल जाते हैं, नंबरों की लिस्ट मिल जाती है। और हमारा जो ई डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर है वो जुड़ा हुआ है वाहन सॉफ्टवेयर से। वाहन में गाड़ियों के डिटेल होते हैं, तो हमें फास्ट टैग के थ्रू गाड़ियों के नंबर मिल जाते हैं। ई डिटेक्शन प्रणाली क्या करता है, उसकी चेकिंग करता है वाहन से चेक करने के बाद अगर किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट लैप्स हो रखे हैं या ख़त्म हो गए हैं, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है, इससे इंश्योरेंस है, फिटनेस है, परमिट है, तो क्या करता है कि ई डिटेक्शन प्रणाली उसका ऑटोमेटिक चालान कर देता है और जो गाड़ी का ओनर है उसके मोबाइल नंबर पे SMS चला जाता है कि आपकी गाड़ी का चालान कर दिया। गढ़वाल मंडल विकास निगम चारधाम यात्रा में अहम भूमिका निभाता है, जहां यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि पिछले साल कई गेस्ट हाउसों में मरम्मत का काम कराया गया था, तो वहीं इस बार भी बचे हुए गेस्ट हाउसों और आपदा से प्रभावित स्थानों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने GM को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है चारधाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज उनको ठीक कराना है उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता से काम कर रही है। बड़ी और अहम खबर ऋषिकेश से सटे यमकेश्वर ब्लॉक से है, जहां बैराज चिला हरिद्वार मार्ग के बीच बीना नदी पर सप्ताह भर बाद मोटर पुल निर्माण शुरू होने वाला है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनकर 1.5 साल में तैयार किया जाएगा। बरसात में बीन नदी में उफान के चलते प्रभावित होने वाले यमकेश्वर के 24 गांव और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग से आवाजाही करने वालों की भी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के भीतर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर बीन नदी में पुल निर्माण को लेकर तमाम तरह की अड़चनें आ रही थी, लेकिन PWD की दुगडा डिवीजन ने इन अड़चनों को पार कर आखिरकार पुल निर्माण की राह साफ कर दी है।
नदी पे जो पुल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसमें सभी प्रकार की हमारी जो डीपीआर की कार्रवाई थी, टेंडर की कार्रवाई, सब कुछ फाइनल हो चुकी है और विद इन अ वीक अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के सांसदों के सांसद निधि अन्य राज्यों में खर्च करने पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जहां इस मौके पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के सांसदों की प्राथमिकता में उत्तराखंड है ही नहीं। एक तरफ जहां राज्य में विकास कार्यों की बदहाली जग जाहिर है, तो वहीं प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में है। देखिए, हम इस बात को पहले से कहते हुए आए हैं कि उत्तराखंड के जो सांसद हैं उनकी प्राथमिकता में उत्तराखंड राज्य है ही नहीं। तो चाहे आप आपदा के समय देख लीजिए, आपदा को लेकर के यहाँ के सांसदों ने अपने एमपी लेड से कितना पैसा दिया है ये आपके सामने है। कोई पैसा उनके द्वारा जारी नहीं किया गया। अब जिस तरह से ये सांसद निधि की लूट का मामला आया है कि अन्य राज्यों में हमारे हिस्से का पैसा, हमारे क्षेत्र विकास निधि का पैसा जो है अन्य राज्यों में जा रहा है। उत्तराखंड के सांसद अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर बीजेपी सांसदों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद अपनी निधि का ही बड़ा हिस्सा दूसरे हिस्से में खर्च कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से सांसद निधि के दुरुपयोग की जाँच कराने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि नए नियमों के अनुसार उत्तराखंड के सांसद अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर बीजेपी सांसदों पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद अपनी निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य में खर्च कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से सांसद निधि के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग की है। वहीं भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि नए नियम के अनुसार सांसद देश के किसी भी राज्य की निधि खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग पूरे देश में रहते हैं। अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पहले इस बात का जवाब दें कि जहाँ जहाँ हमारे सांसदों ने अपनी निधि खर्च की है, क्या वो भारत से बाहर है? क्या ये नियम के विरुद्ध है? क्या भारत सरकार ने हमारे सांसदों को प्रति वर्ष अपनी निधि से 50 लाख रुपए पूरे देश में कहीं भी खर्च करने का अधिकार नहीं दिया है? मैं समझता हूँ कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और कांग्रेस हमेशा से ही इस देश को क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर बांटने का काम करती आई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धलस्मना ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दिनों के साथ सुखवंत सिंह की आत्महत्या का प्रकरण या फिर 2 दिन पहले पूर्व मंत्री तिलक राज बेहेड़ के बेटे और पार्षद सौरभ बेहेड़ पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करना और अभी तक उनकी गिरफ्तारी न होना जो है कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा रहा है। अभी तक कोई सूसा नहीं है कि इनका सनातन का जो जप है, सनातन की जो रट है,
वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सनातन जो है वो वोट के टाइम याद आता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से माघ मेले में इलाहाबाद में हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनको स्नान करने से रोका गया, जिस प्रकार से क्यों रोका गया, क्योंकि वो सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं। राम मंदिर के समय जो तमाम विरोध पूरे देश के चारों शंकराचार्य ने किया था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।